हेलो टू ऑल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एक और इम्पॉर्टेंट एक्ट को, जो एक्ट था 1861। ये एक्ट सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल प्लॉट था जिसने ब्रिटिशर्स को दिया राज करने का एक नया आइडिया। एक नए तरीके से ये लोग राज करने की शुरुआत करते हैं, और इंडियंस को दिया एक पॉलिटिकल लेसन, जिससे कि यही से हमारी कुछ चीज़ें आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हैं। 1861 की शुरुआत करने से पहले जरा हम कुछ पीछे की चीज़ों को देखते हैं, कैसे हम लोग 1861 के एक्ट तक पहुंचे। 1857 का रिवॉल्ट होता है। ब्रिटिशर सोच रहे थे, अरे ये तो सिर्फ एक सिपाहियों का गुस्सा है, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। भारत की आज़ादी का एक पहला दस्तक 1857 से स्टार्ट हो चुका था। 1857 रिवॉल्ट होता है। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन को समझ में आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कुछ नहीं होने वाला। तो वो लोग क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाते हैं और डायरेक्ट रोल होता है ब्रिटिश क्राउन का। जब ब्रिटिश क्राउन का रोल होता है तो इनको समझ में आता है कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। कुछ चेंजेस क्या क्या किए थे, एंड किया था तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को, और गवर्नर जनरल बने थे वॉइसरॉय, लॉर्ड कैनिंग थे जो पहले वॉइसरॉय बनते हैं। चीजें आगे बढ़ी, फिर डायरेक्ट कंट्रोल आया क्राउन का। 1857 के बाद ब्रिटिशर्स को ये तो समझ में आ गया था कि ऐसे तो चीजें चलने वाली नहीं थी। फिर वो लोग देखते हैं, लूपहोल्स देखते हैं, तो उनको एक चीज समझ में आया कि भारत एक बड़ी डाइवर्स कंट्री है, और सिर्फ सेंट्रलाइजेशन से चीजें नहीं संभाली जा सकती। अगर हम सिर्फ सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इंडिया थी वो सेंट्रलाइज थी। सेंट्रलाइज होने से क्या होता था कि ये सारे रिवॉल्ट को इजिली करना थोड़ा आसान हो जाता था, क्योंकि एक ही जगह गवर्नर जनरल बैठे रहते थे और उनके पीछे क्या चल रहा है नहीं आइडिया होता था। तो क्राउन प्रिंस, ब्रिटिश क्राउन ने थोड़ा दिमाग लगाया और उन्होंने यहीं से स्टार्ट किया डिसेंट्रलाइजेशन का। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन ये था कि हर एक प्रोविंस में अगर हम किसी को बैठा दे तो वो डायरेक्ट रूल कर सकता है, डायरेक्ट इनको सबको अपने अंडर में रख सकता है, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान होगा और लोग थोड़े कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन इसमें भी अभी दिक्कत थी। क्राउन को ये समझ में आया कि सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइज करने से चीजें काम नहीं चलेंगी। तो इन्होंने एक और चीज किया, ये था कि इंडियंस को थोड़ी हिस्सा दे दी, थोड़ी पावर की हिस्सा दे दिया जाए, ताकि वो भी ये समझे कि उनका भी कोई सुनने वाला है। लेकिन असली पावर तो अब भी अंग्रेजों के हाथों में ही थी। बात वही था कि नाम बड़ा और दर्शन छोटे। तो हमें सबसे पहली चीज देखने को मिलती है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी बांटो और राज करो का एक नया लेसन। ये जो डिसेंट्रलाइजेशन था वो 1833 का जो चार्टर एक्ट में काउंसिल से जो सत्ता छीनी गई थी, अब वो 1861 में वापस कर दी गई। डिसेंट्रलाइजेशन जो हुआ था वो कहाँ का था? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। अंग्रेजों ने यहाँ काउंसिल बनाई, लेकिन असल खेल ये था कि अलग अलग काउंसिल से अंग्रेज इंडियंस को राज्यों में बांटना चाहते थे, ताकि इंडियन कभी एक जगह इकट्ठा ना हो और कोई बड़ा रिवॉल्ट ना करे, जैसे 1857 में। हम लोगों ने अभी तक डिसेंट्रलाइजेशन तक देखा। ब्रिटिश क्राउन ने एक और चीज की थी, जो था इंडिया का रिप्रेजेंटेशन काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 से 12 मेंबर शामिल हो सकते थे। पहली बार इंडियंस को जगह मिली, ताकि वो भी, उनको भी लगे कि हाँ हम भी इस काउंसिल का हिस्सा है। फर्स्ट स्टेप था इंडियन का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में। और जो इंडियन मेंबर थे उनके पास कोई पावर नहीं थी, सिर्फ एक कुर्सी दी गई थी, वो सिर्फ बैठ सकते थे, यस सर बोल सकते थे, नो बोलने की उनके पास कोई परमिशन नहीं थी। ब्रिटिश क्राउन ने एक और चीज रखी, जिसको हम लोगों ने बोला पोर्टफोलियो सिस्टम। इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। हर एक मेंबर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक एक असाइन किया जाएगा डिपार्टमेंट, जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस, मिलिट्री, पब्लिक वेलफेयर, ये सारी चीजें अलॉट की गई। यही चीज आज हम देखते हैं मॉडर्न कैबिनेट सिस्टम के फॉर्म में, जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर को हेड करता है निर्मला सीतारमन जी। तो चीजें ऐसे ही चली, और इसका यूज हम आज भी करते हैं। ब्रिटिश क्राउन ने एक और चीज दी, जिसको हम लोगों ने बोला ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर अगर आप देखें तो आज भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 123 में है। जो ऑर्डिनेंस कौन पास कर सकता है? प्रेसिडेंट। इस ऑर्डिनेंस में क्या था कि जब काउंसिल सेशन में ना हो तो वॉइसरॉय को मिली थी ऑर्डिनेंस पावर करने की पावर, ऑर्डिनेंस जारी करने की उनको पावर मिली थी। यानी वो 6 महीने तक कोई भी लॉ बना सकते थे, कोई भी कानून बना सकते थे। तो ये था हमारा ब्रिटिश, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके इम्पैक्ट क्या पड़े?
अगर हम ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको मजबूती मिली कंट्रोल करने के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर हम इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्रिएट किया गया पॉलिटिकल अवेयरनेस एमंग द एजुकेटेड इंडियंस में, और इंस्पायर हुए पॉलिटिकल मूवमेंट्स को, जो कि लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 1885। मैंने बोला ना, यहीं से स्टार्ट हुआ था इंडिया का पॉलिटिकल लेसन। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे और भी वीडियो के लिए अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा। ये हैंड रिटेन नोट्स हैं, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हैं।